एक हमारे इंडिया में अभी देखे तो दिन प्रतिदिन देसी गौशाला बंद हो जा रही है क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे उसको। देखो आज हमारे भारत में जब फ्री में अनाज मिल रहा है, सरकार ये दे रहा है वो दे रहा है, तो कोई नया कुछ सोच ही नहीं सकता, नहीं सोच सकेगा। मैं दिल से मतलब कोई भी बिना छुपाए या कंपटीशन बिना के गौ माता के कल्याण के लिए सीक्रेट जो है खोल देता हूँ। नहीं तो बिजनेसमैन कोई सीक्रेट नहीं बताता है। अगर मैं गौ माता के कल्याण के लिए कि गाय बचेगी और साथ साथ में हमारा देश बचेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या जो है उससे निजात पाना है, जो कैंसर। गाँव में अक्सर लोग कहते थे कि ये जो पूछ मरोड़ना ये कोई लाइफ नहीं है, ये सब गोबर उठाना ये सब गंदी लाइफ है। सभ्य लाइफ जीना चाहते हो तो आपको शहर में जाना पड़ेगा, वहां जाकर के आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो। निकल पड़े मुंबई की ओर। बहुत कम उम्र में, लगभग मैं 15 साल की उम्र में 7वीं पढ़ के फिर मुंबई निकल गया था। 40 लाख का प्रोडक्ट सेल होता है पर मंथ। मुश्किल नहीं, क्योंकि भारत जो है 140 करोड़ का देश है, उसमें से हमें खाली 1 करोड़ लोग ही चाहिए। कोई एक चवन्नी का भी डोनेशन नहीं लिया, मतलब 25 पैसा भी मैंने डोनेशन। कोई चाहता है आपके यहाँ डोनेट करना तो भी आप मना। हम उनको बोलते हैं प्रोडक्ट ले लो और दूसरों को बांट दो, तो ये पैसे जो आएंगे अपने आप गाय की सेवा में लगने वाले हैं। आपने मोटा मोटा क्या सोचा, जैसे बिना दूध की गाय रखें तो उसके गोबर गौमूत्र पे ही सारे प्रोडक्ट बेस बना के उसको ही सेल करना। आपको नहीं लगता इसमें मैन पावर की कमी आएगी? वो तो जो गाय दूध देना बंद कर देती है उनको तो पांजरपोल में छोड़ देते हैं। तो ये सुन के प्रेरणा लेना चाहिए कि उनको भी अपनी गौशाला में रखना चाहिए, स्थान देना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। आज हम आए हैं घनश्याम दास जी के साथ गौ सेवा प्रोडक्ट्स राजकोट। ये पंचगव्य फील्ड में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और मैं भी इनकी ब्रांड को काफ़ी सालों से जानता हूँ। तो ये पॉडकास्ट का मेन माध्यम रहेगा कि सस्टेनेबल गौशाला जो गौशाला चला रहे हैं वो सस्टेनेबल कैसे बन सके। दूध और घी के अलावा भी क्या गौशाला सस्टेनेबल बन सकता है, तो यही हम जानेंगे, यही बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो गाय रख रहे हैं उनको भी पता चले कि कैसे गौशाला को अच्छे तरीके से हम सस्टेनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि आप इस जर्नी में कब आए और आपको क्या इंटरेस्ट लगा कि मैं ये गाय के फील्ड से जुड़ूं, देसी गाय के फील्ड से जुड़ूं? मेरा बोर्न तो ग्वाला फैमिली में हुआ, मतलब अहीर है। तो बचपन से गौ पालन और किसानी जो है हमारा पेशा है। जैसे जानते हैं कि जिस तरह का एजुकेशन हम ले रहे हैं मेकाले का, तो उसमें यही होता है कि शहर की जो है हमको सपने दिखाए जाते हैं, शहर में जाओगे तो लाइफ बनेगी ये वगैरह वगैरह। तो हमारे भी घर में गाय वगैरह थे, मगर उसमें कुछ भी पोटेंशियल नहीं दिखा। क्योंकि गाँव में अक्सर लोग कहते थे कि ये जो पूछ मरोड़ना ये कोई लाइफ नहीं है, ये सब गोबर उठाना ये सब गंदी लाइफ है। मतलब अच्छी अगर लाइफ जीना चाहते हो, मतलब सभ्य लाइफ जीना चाहते हो तो आपको शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। क्योंकि ये तो पशुओं के साथ रहना, मतलब पशुओं जैसा जीवन है, तो कोई जीवन नहीं है। हाँ। तो हम भी मतलब उसी तरह शहरों की चकाचौंध देखने के लिए निकल पड़े मुंबई की ओर। बहुत कम उम्र में, लगभग मैं 15 साल की उम्र में 7वीं पढ़ के फिर मुंबई निकल गया था। तो मुंबई में जाकर के 7 साल तक मैंने इधर उधर ऊपर नीचे बहुत सारे अलग अलग जॉब्स किए। इन बिटवीन मेरे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने मिली और उसमें से मैंने विशेष भगवत गीता एज इट इज़ करके जो है बुक्स पढ़ा। उसके बाद मेरा थोड़ा सा रुझान जो है वो आध्यात्म की ओर बढ़ा और उसी को चलते मैं फिर मुंबई छोड़ दिया, मतलब जॉब वगैरह छोड़ करके फिर मैं द्वारका आ गया, गुजरात के द्वारका। तो वहाँ से मैंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो इस्कॉन के नाम से प्रचलित है उसको ज्वाइन किया। तो वहाँ पर जो मुझे फिर राजकोट में जो सेवा मिली उसी मंदिर की संस्था में, वो गाय की सेवा मिली और उसमें भी गिर गाय। तो मैंने, क्योंकि बचपन में मेरा जन्म तो कच्छ में हुआ था, तो हम गिर को जानते नहीं थे। हमारे यहाँ कांकरेज होती है, बड़े सींग वाले। क्योंकि गाय का नाम सुन के हम कांपते थे। बचपन में शाम के समय जब गाय वापस आती थी गली के अंदर, तो उस वापस आने को जब हम देखते थे वापस आ रहे, तब सब लोग छुप जाते थे क्योंकि गाय उठा करके फेंक देती, क्योंकि कांकरेज जो है थोड़ा तेज स्वभाव की है। तो इसलिए हमें गिर के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने गिर के बारे में, उसका स्वभाव, उसके साथ में रहा, उसकी शांतता, उसका सौम्यता, ये सब देख करके मुझे बहुत आकर्षण हुआ। मतलब गायों के प्रति आकर्षण मुझे हुआ और वो आकर्षण मुझे चरने ले जाता था। मैं उनको गायों को लेकर के चरने जाता था क्योंकि बहुत अच्छा लगता था उनके साथ टाइम बिताना। मैं नाम जप करता था, जंगल में लेके जाता था। तो धीरे धीरे फिर वहाँ से मुझे आगे कुछ पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा वृंदावन, जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, भगवान का जो प्राकट्य स्थान है। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक गौशाला है, भक्तिवेदांत स्वामी गौशाला। तो उस गौशाला में एक इंस्टीट्यूशन है VIHE, तो वहाँ मेरी पढ़ाई होनी थी, इसलिए मैं वो इंस्टीट्यूशन में गया था। तो जब मैं वहाँ इंस्टीट्यूशन में गया, जब पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं पर गौशाला थी। तो फिर एक बार और मतलब कनेक्शन मिल गया। ये समझ लो ईश्वर का ही इच्छा है, तो मिल गया। मगर इस बार जो कनेक्शन था ना, ऐसा था कि वो सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके जा रहा था। क्योंकि तब तक गाय मैंने देखा था बचपन में,
गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, मगर भार लगता था। गाय मतलब ठीक है, दूध खाने के लिए ठीक है, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। मगर जब मैंने यहाँ देखा, पढ़ाई के साथ साथ मेरे पास समय रहता था तो मैं जाता था वहाँ। कुछ गाय के गोबर से, जलाए हुए भस्म से दंत मंजन वगैरह बनते थे। जोड़ों के दर्द के लिए अंगमर्दन गोबर से, रस से तेल बनता था। उसी तरह धूप बत्ती बनती थी, मच्छर भगाने की बत्ती बनती थी, कुछ साबुन की टिकियाँ बनती थी, गोमूत्र अर्क बनते थे। ये सब देख करके मुझे लगा, मतलब गाय में से ये सब चीज़ें हो सकती है क्या? मतलब ये मेरे लिए एक अजूबा था कि आज तक जिस गोबर को हम मतलब है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे कि सीट बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, और गोमूत्र को पी बोलते हैं, कचरा समझते हैं, उससे इतनी सारी चीज़ें बन सकती है। और वहाँ के जो व्यवस्थापक थे, उनका नाम था भक्ति भूषण दास, जो आज मैंगलोर में है, उडुपी में है। तो वो मतलब आयुर्वेद के भी काफ़ी जानकार थे। तो वो हर चीज़ को मुझे डिटेल्स में बताते थे। मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी, मुझे बहुत जानने की इच्छा रहती थी। तो वो इच्छा को संतुष्टि करते थे, पूर्ण करते थे, पूरा समझाते थे। तो उससे और मेरी भूख मतलब बढ़ती गई इसमें, पंचगव्य के लिए, गाय के लिए। फिर भी मैं उस लेवल पे नहीं आया था, थोड़ा सा वहाँ सेवा करता था टाइम बीइंग, जब मेरे को टाइम मिलता था मैं जाके सेवा करता था। उसमें एक बार क्या हुआ कि मुझे जाना हुआ, वहाँ पर एक स्थान है वृंदावन में, भांडी रवट करके, वहाँ पर राधा कृष्ण की शादी हुई ऐसा बताते हैं। तो वहाँ क्या होता है, सोमवती अमावस्या के समय में वहाँ एक कूप है, कुआं है, जिसमें भगवान ने अपनी बंसी से उसको बनाया है। तो उसमें दूध जैसा पानी आता है। पानी रहता है मगर वो दूध सा कलर हो जाता है, उसको बोलते हैं पानी में दूध आया है। तो सारे ब्रजवासी वहाँ जाते हैं और उस कुएं की परिक्रमा करते हैं, उसको पानी को आचमन करते हैं और विशेष मांगते हैं, मतलब उनको कुछ बच्चा नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह सब विशेष मांगते। तो हम सब साधु संत जो थे, मैं उस समय मॉन्क लाइफ जो है प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम लोग सोचा कि वहाँ जाएंगे हम। तो हम लोग सब अलग अलग जो है स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे संप्रदाय जिसको कहते हैं, तो लोग जा रहे थे। तो यमुना पार करना होता है, ब्रिज वगैरह नहीं है, यमुना से पार कैसे करना होता है। जो गांव में रहे, खासकर बिहार या बंगाल में, उड़ीसा में रहे, उनको पता है नदी वाला जो जहाँ प्रदेश है। जो गुजरात में नदियाँ कम है हमारे यहाँ, तो लोग क्या करते हैं, मतलब कच्छा बांध लेंगे और कपड़े हाथ में पकड़ के फिर अपना तैरते हुए यमुना पार करेंगे। तो हमने बस उसी तरह सारे लोगों ने तैरते हुए यमुना को क्रॉस किया। मगर उस समय हमारे चल के जाना था, उतना वाहन का उतना वो था नहीं। तो बात ये चल रही थी कि हम गायों को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि भारत देश में उस समय चर्चा हो रही थी, रोजाना जो है करीब 70,000 गाय जो है वो हत्या हो रही उसकी। और आज भी सेकंड नंबर बीफ एक्सपोर्ट पे इंडिया है। हाँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो उस समय वो चर्चा करते करते मेरे मन में बस पिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, एक मेरा प्रकाश हुआ कि मुझे ये फील्ड में कुछ काम करना है। और मैं जानता हूँ गायों को बचा सकते हैं हम, जैसे गायों की चीज़ें बना करके गायों को बचा सकते हैं। बस वहाँ से मैंने मन में संकल्प किया कि बस ये जीवन है ना, वो गाय के लिए, बस ठाकुर जी की सेवा कर ही रहे हैं। बस अंतिम श्वास तक गाय के लिए कुछ काम करना है। बस वो यमुना के अंदर थे, वो पवित्र भूमि वृंदावन धाम, जहाँ भगवान 11 साल तक बिना चप्पल के गाय चराए हैं, वो भी 9 लाख गाय। उस स्थान में वो संकल्प लिया गया और वहाँ से ये गौ सेवा का जो है नींव यमुना के बीच में रखी गई, कड़ी से कड़ी जुड़ते गई और ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपको इतने साल हो गए गौ सेवा फर्म से जुड़े हुए, तो जैसे कोई एक हमारे इंडिया में अभी देखे तो दिन प्रतिदिन देसी गौशाला बंद हो जा रही है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे उसको। तो आप ऐसे कुछ टिप्स दीजिए, या फिर ऐसा कुछ चीज़ जो दूध और घी को छोड़ के हम कैसे गौशाला सस्टेन कर पाएँ। बहुत सिंपल तरीका है। और इसमें आपने 2 प्रश्न मुझे पूछे यहाँ पर। एक प्रश्न तो ये आपने पूछा कि बंद क्यों हो रही है। क्योंकि बंद ये हो रही है कि जैसे कि IT वाले लड़के, MBA लड़के जब YouTube में देखने लगे, वीडियोस देखने लगे, चलो दूध बेचने से 120 रुपया मिल जाता है, दूध तो गाँव में 60-40 रुपये मिल जाएगा, 26 रुपये घी मिल लेंगे, और 26, 25, 27, 3,000 का घी बिक रहा है। ये तो घी तो आसानी से गांव में 700-800 रुपये मिल जाता है, हम इसको बिजनेस को करेंगे। तो उन्होंने कुछ जमा पूंजी इधर उधर से उठाया, लोन उठाया, स्टार्टअप चालू किया, गौशाला खोल दी। लेकिन वो ऊपर से चीज़ों को देखे, केवल उनका जो माइंडसेट था वो केवल फाइनेंस के ऊपर था, मतलब पैसे बनाएंगे और शॉर्ट टाइम में हमें पैसे बनाना। इसी माइंडसेट से उन्होंने गौशाला चालू की या जो भी चालू किया। तो क्योंकि वहाँ समस्या ये आई कि आप जो है गौ माता से उतने जल्दी तो सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूरा अलग फील्ड है। यहाँ एक जीवित प्राणी से आपको टैकल करना है। और सबसे बड़ी जो इसमें विडंबना ये है कि कोई ऐसी स्कूल, ऐसी कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ गौशाला मैनेजमेंट सिखा सके। मैनेजमेंट से ग्वाले बने हो, दूध कैसे निकालना है, गोबर कैसे उठाना है,
गायों को अगर कुछ समस्या आ गई तो क्या करना है, वो कोई नॉलेज नहीं है। तो ग्वाले नहीं मिल रहे हैं, मेन सब फेल्यूर ये है, ग्वाले नहीं मिल रहे हैं और लेबर की बड़ी समस्या है। उसके कारण वो लोग हताश निराश हो जाते हैं और बहुत जल्द बंद करने का निर्णय ले लेते हैं। मैं इसमें करीब करीब 17 साल से हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हूँ। महीने में अभी हमारा जो है अंदाजन ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर 40 लाख के आसपास हमारा सेल होता है आज की डेट में। 40 लाख का प्रोडक्ट सेल होता है? प्रोडक्ट सेल होता है पर मंथ। मुश्किल नहीं, क्योंकि भारत जो है 140 करोड़ का देश है, उसमें से हमें खाली 1 करोड़ लोग ही चाहिए और उतने आपको मिल जाएंगे। पंचगव्य जो है वो इस्तेमाल करें, मगर उसको जेन्युइन प्रोडक्ट देना पड़ेगा। एक तो ये फील्ड है। अगर ये फील्ड में थोड़ी सी टेक्निकली समस्या ये आती है कि मार्केटिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आज के समय में, बहुत पैसा खर्च करना। दूसरा आता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा जो समस्या आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स दिन ब दिन जो है स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। किसको लेकर के? ये ड्रग्स को लेकर के, क्योंकि इसमें मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स है। ये मेडिसिन और कॉस्मेटिक एक्ट्स में आता है। तो ये हमारा जो ये अभी जहाँ यूनिट में आप बैठे हुए हैं, ये ड्रग्स के अप्रूवल है। ये इसको बोलते हैं FDCA, फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात स्टेट, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार। तो इसके थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट होने के कारण उसमें लोग इतना खर्च हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा डरते हैं। मगर मैं दिल से, मतलब कोई भी बिना छुपाए या कंपटीशन बिना के, गौ माता के कल्याण के लिए सीक्रेट जो है खोल देता हूँ। नहीं तो बिजनेसमैन कोई सीक्रेट नहीं बताता है, मगर मैं गौ माता के कल्याण के लिए, कि गाय बचेगी और साथ साथ में हमारा देश बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हाँ, इससे जुड़ना है। और आज की सबसे बड़ी समस्या जो है उससे निजात पाना है, जो कैंसर और बीमारियां हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर एक गौशाला है, मेरे पास में ही गौशाला है, मैं नाम भी लूंगा, कोई कंपटीशन नहीं, आर्यमान गिर गौशाला है पास में, आप जा भी सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। तो उन्होंने जो काम को किया है उसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने क्या किया है कि गोबर से छोटे दाने के रूप में खाद बना रहे हैं, हाँ, ग्रेनुलेशन वाला खाद बना रहे हैं, कुछ पेस्टिसाइड बना रहे हैं, जिसकी डिमांड इतनी आसान से मिल रही है उनको, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे। उनके वहाँ एक लड़का जॉब कर रहा था, उसने अपना दूसरा यूनिट किया, जितना ये टर्नओवर कर रहा है वो लड़का उतना ही टर्नओवर कर रहा है, फिर भी जितना लोगों को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इन्होंने एक सबसे बड़ा दिमाग ये लगाया कि खाद को जो है वो दाने के रूप में बना दिया। जैसे यूरिया DAP जो आता है, वैसे दाने के रूप में बना दिया। तो किसानों के लिए क्या ईजी हो गया कि जब हम बुआई करते हैं तो बीज के साथ साथ इस खाद को भी बो सकते हैं, हाँ, है ना। तो इससे, क्योंकि मैं ज़मीन ढूंढ रहा था, बीच में मुझे ज़मीन खरीदनी, करीबन 6 महीना ज़मीन ढूंढने के लिए गया। तो जहाँ भी जाओ आपको उपज जो है बहुत कमज़ोर दिखेगी। मैंने पूछा कि भाई कमज़ोर क्यों इतनी उपज है? देसी खाद कहाँ पड़ा है? इस खेत में 7 साल से देसी खाद पड़ा ही नहीं, हमारे पास पशु ही नहीं है। हाँ। तो इतनी बड़ी स्केर्सिटी है देसी खाद की, जो अगर आदमी ठीक से उस चश्मा पहन कर देखेगा ना, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ खड़ी है। तो उनके पास सामने से डिमांड आ रही है, सामने से डिमांड आ रही है, यूज अपॉर्चुनिटी खड़ी है। क्योंकि लोगों को यूरिया की थैली या DAP की एग्जैक्टली मुझे मतलब टिपिकली भाव नहीं पता, 1200 से 1300 रुपये आसपास आती है, 1000 से उससे नीचे नहीं आती। कुछ सब्सिडाइज है एक आधी आइटम, उसमें से यूरिया है तो DAP 350 की मिलती है, कुछ तो 1200-1300 की आती है। तो ये उससे सस्ती पड़ती है और इसके रिजल्ट मतलब बेमिसाल रिजल्ट है, बहुत अच्छे, मतलब ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो अगर इस फील्ड में कोई काम करता है तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन भी नहीं है, तो वो नहीं। मगर मेन चीज़ है, हमारे भारत में ही इतनी खपत है, सारे खेत वाले मतलब तलाश रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो इस फील्ड में आ रहा है, जो इस फील्ड में आके कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है सीख के, भले ही वो गोबर का या भले ही वो फर्टिलाइज़र का, तो वो उसका लोगों के बीच में प्रमोट कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें? जैसे आपने शुरुआत की थी और इस लेवल पे लेके आए, तो आप कोई टिप्स देना चाह सकती कैसे अपने इसको मार्केटिंग और प्रमोट कर सके? हमने जो टारगेट किया वो ऐसे सच लोगों को टारगेट किया कि जो थोड़ा से हेल्थ कॉन्शियस हो और थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप के लोग हो। क्योंकि ये लोग जो है जल्दी से गौ माता के प्रति विश्वास और हेल्थ की रिलेटेड है तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इजी वे है। तो आपको ऐसे ग्रुप्स को जो है टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप इन जनरल मार्केटिंग करेंगे तो आपका पैसा बहुत बर्न होगा, बराबर है, धुआं हो जाएगा, मगर आपको पोटेंशियल कस्टमर बेस नहीं मिलेगा। तो आपने शुरुआत उनसे की, फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ गया कि कैसे? वर्ड ऑफ माउथ। अभी अपने जो यहाँ पे पंचगव्य का प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो अपने पास कितने SKUs है टोटल? अगर सच मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हो रहे हैं और करीब 55 के आसपास प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं हमारे पास। और उसके अलावा कुछ
अलग अलग हर्ब्स वगैरह सब मिला करके हमारे करीब 100 प्रोडक्ट्स हैं। कुछ हर्ब्स के चूर्ण वगैरह है, सब मिला के 100 प्रोडक्ट्स के 100 आसपास। प्रोडक्ट के आसपास है। तो आप जैसे 100 प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं आती? अभी क्योंकि इतने साल से कर रहे हैं तो वो एक अपना मतलब हम ढल चुके हैं उसमें, तो वो हमारा आदत बन गया है, उसमें मतलब समस्या नहीं आ रही। पर इसमें जैसे आप बता रहे ड्रग्स का, तो अर्क को तो एफएमसीजी में भी बेचा जा सकता है ना एज नहीं, अ नहीं, फूड नहीं। सप्लीमेंट। जैसे पतंजलि गो अर्क बेच रहा है, वो तो एज अ फूड सप्लीमेंट अगर आप उसको औषधि के रूप में बताएंगे, अगर फूड सप्लीमेंट में बताएंगे तो आपका फिर तो एफएसएसआई में चला जाएगा। तो एफएसएसआई में चला। जैसे कि आप समझो एक प्रोडक्ट में बताता हूँ, गाय के दूध से बनता है खीस, हाँ, उससे बनता है काउ कोलेस्ट्रम। काउ कोलेस्ट्रम को अगर आप एज ए मेडिसिन देंगे तो वो ड्रग्स में जाएगा। और उसको एज food ए आप supplement में दे प्रोटीन सकते सप्लीमेंट देंगे, मतलब फूड सप्लीमेंट जैसे जिम वगैरह में लेते हैं, तो एफएसएसआई में तो अपने दे सकते हैं फूड सप्लीमेंट में। तो उसका तरीका अपने को निकालना पड़ेगा। आप जैसे ट्रेन भी करते हैं लोगों को कि कैसे अपने ये प्रोडक्ट्स बना सके, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो और किसी को समझना है कैसे बनता है तो आपके पास आगे सीख सके। हमारा कैसे रहता है कि 2 महीने में 3 महीने में हम लोग कुछ जैसे लोग इकट्ठा हो गए, 20 25 30 लोग हो गए, तो एक 3 दिन का सेशन करते हैं और उस सेशन से हम जो एग्जिस्टिंग गौशाला वाले लोग हैं उनको आज सिखाने का प्रयास ये करते हैं कि आप जो है कुछ प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट बना करके कैसे उसका ब्रांडिंग करना है, कैसे उसका मार्केटिंग करना है, कैसे उसके लिए जो गवर्नमेंट के मानदंड है उसको अनुरूप करना है, और क्या गवर्नमेंट के जो ग्रांट है या सब्सिडीज़ है या किस तरह से लोन ले सकते हैं, और कैसे मतलब ब्रांडिंग में भी आपको जैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना तो क्या कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए जैसे आइस गेट हो गया, उसके अलावा वाले जो मतलब एक्सपोर्ट लाइसेंस है या पर्टिकुलर जो कुरियर कंपनीज है या जो यहाँ से लॉजिस्टिक कंपनीज है जो फॉरेन के लिए फ्रेट है, उनके साथ कैसे आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वहाँ पर कहाँ कौन सी जो अलग अलग जो वेबसाइट्स है वहाँ आप लिस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चैलेंज आएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम 3 दिन के अंदर करीब दिन में 6 घंटे नॉलेज दे करके, मतलब 18 घंटे का हमारा ये पूरा सेशन होता है। उसमें हम 2 लोग हैं, एक मैं जो है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स और प्रोडक्ट गौ माता गोबर गौमूत्र उसके ऊपर जो ज़्यादा जोर दे के सिखाता हूँ, और 1.5 दिन है हमारे और एक कलीग्स हैं वो जो है बाकी का जो है उनको फॉर्मेलिटीज के बारे में टेक्निकल्स जो चीज़ें हैं एक्सपर्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, वो सब वो सिखाते हैं। इसमें हम ये भी सिखाते हैं कि प्रोक्योरमेंट करके भी कर सकते हैं आप। सपोज कि हर एक व्यक्ति गौशाला करके भी ये चीज़ें करना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए गौशाला अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि गौशाला बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। गायों को रख रखाव, उनके बच्चों का जो है जब बर्थ के समय से लेकर उनका पौष्टिकता उनको देना, उनका उत्थान करना, उनको बड़ा करना, साथ साथ में जो बूढ़ी गाय है उनका मैनेजमेंट करना। क्योंकि देखिए एक गौशाला मैनेज जब आप करते हैं वो भी वैदिक तरीके से है ना, सनातन धर्म के एक मेंबर के रूप में जब करेंगे तो गायों का आयुष्य होता है 20 साल के करीब, मतलब 20 साल 365 × 20 करेंगे तो कितना होता है, करीब 7,000 7,500 दिन होते हैं। तो 7,500 दिन तक आपको पालना है, तो रोज़ का 200 रुपया खर्चा मान के चलिए, तो करीब करीब आपका खर्चा बैठता है 14 लाख रुपया के आसपास। एक गाय के पीछे 14 लाख रुपया खर्चा होता है। तो आपको ये पकड़ के चलना पड़ेगा 14 लाख जो मैं खर्च करूँगा, और उसके लिए मैं वो पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो ये जब आप इस सोच के साथ काम करोगे तो फेल्योर जो हो रहे हैं वो नहीं होंगे, कि पूरा उसका जो गौमूत्र है या गोबर है या दूध है उसका प्रॉपर वैसे ही यूटिलाइजेशन करना है कि कौन से सीजन में क्या चीज़ें, जैसे घी का सीजन कौन सा होता है, कब घी चलता है, छाछ कब बिकती है, भस्म जो है भस्म निकालना है गोबर से कब निकालना है, गोबर डायरेक्ट कब बेचना है, ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, गौमूत्र को क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है गौमूत्र से, तो इन सब चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। और इसमें क्या है, काफ़ी नॉलेज, कोई भी इस फील्ड में घुसे उससे पहले नॉलेज ले ले, पहले 3-4 जगह जाके नॉलेज ले ले तो और अच्छे से काम कर सकता है। तो आपने जैसे बताया आप 1.5 दिन सिखाते हैं पूरा, तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो सीख लेंगे? मैं ऐसे बेसिक और इजी प्रोडक्ट मतलब फ्रेंकली कहूँगा, मेरे सारे प्रोडक्ट है वो मतलब हाथ खोल के नहीं दे देता हूँ, मतलब बेसिक प्रोडक्ट सिखाता हूँ जिससे उनको अभी लाइसेंस ना लेना पड़े, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ना हो, बहुत ज़्यादा उनको मतलब सब चीज़ों में ना पड़ना पड़े, और इजीली वो थोड़ा सा अपने आप को मार्केट में ले जा सकते हैं। बेसिक प्रोडक्ट यानी बेसिक प्रोडक्ट कैसे हो गए? दंत मंजन, हाँ दंत मंजन हो गया, साबुन हो गए, धूप बत्ती हो गए, अगरबत्ती हो गए, तो ऐसी चीज़ें हो जो काउ डंग केक्स है या काउ कोलेस्ट्रम है,
तो इजीली बन जाए, इजीली बन जाता है और ज्यादा इसका मशीनरी market ना भी लगे। easily हो जाता है। हाँ, मास मशीन ना इसमें लगे। छोटे मशीन में भी काम हो जाता है छोटे में। तो ये आप एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या, आपके इतने सालों में क्या एक्सपीरियंस बोलता है कि एक गौशाला है वो दूध और घी के अलावा भी सस्टेन हो सकता है क्या? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना भी है, और दिवाली के बाद अगर गोविंद जी की कृपा रही तो करके भी दिखाना है। दिवाली के बाद? दिवाली के बाद हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू कर रहे हैं। बताइए ना। कंप्लीटली ड्राई काउस रखेंगे हम, नो मिल्किंग काउस, और उस ड्राई काउस रख करके भी वो सस्टेनेबल बना कर दिखाना है। क्या बात है, वो अलग से उनको पूरा उसके ऊपर ही सस्टेन करके दिखाना सस्टेन करना है। तो उनके ये गोबर, प्रोजेक्ट आप उठा रहे हैं। गोबर गौमूत्र से ही उनको सस्टेन करना है और प्रॉफिटेबल करके दिखाना है। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे, क्या सोचा है आपने, ताकि क्या ऐसे लोगों को प्रेरणा मिल सके? इच्छा ऐसी है कि जैसे आज हम देखते हैं, मैं ये बोलता हूँ तो मैं मतलब थोड़ा सा लोगों को बुरा भी लगता हूँ, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर गौशालाएँ और ट्रस्टी जो है वो सेठ लोग होते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, धन्ना सेठ, तो उनका ट्रस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि बड़ी भावना अच्छी है उनकी, मतलब उनको वंदन है, करोड़ों करोड़ों वंदन है उनको, भावना बहुत उनकी अच्छी है। मगर वो क्या करते हैं, कोई भी गौशाला या ट्रस्ट खोलने के बाद कर्मचारी रख करके वो अपने शहर में अपने जो काम है उनको संभालने चले जाएंगे, क्योंकि वो पूरा जीवन नहीं दे सकते। वो सप्ताह में कभी महीने मास में एक बार आते हैं, देखते हैं। तो हो क्या रहा है कि उस तरह से, क्योंकि लोगों के हाथ में होने से और प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं होने के कारण, और 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस, वो सोचते हैं कि डोनेशन। ज़्यादातर हमारे यहाँ भारत में जो है गाय को माता मानते हैं, धर्म से जुड़ी है, और उसके डोनेशन के लिए देखते हैं कि कितना डोनेशन डोनेशन आने के कारण गाय के डोनेशन आता ही आता है। हाँ, तो कोई भी गौशाला करेगा डोनेशन पे तो सक्सेस ही है, हाँ, उसमें फेल्यूर का कोई चांस नहीं है। हाँ, तो डोनेशन, क्योंकि मैं रहा हूँ इंस्टीट्यूशन के अंदर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन के अंदर रहा हूँ, संस्थाओं में रहा हूँ, आपको आइडिया है। तो पूरा आइडिया है। हो क्या जाता है कि जब आपके पास, आपको मुफ्त में पैसे ऐसे ही मिल रहे हैं इजीली, तो आपको विचार ही नहीं आएगा फ्री का पैसा है वो तो। देखो आज हमारे भारत में जब फ्री में अनाज मिल रहा है, सरकार ये दे रहा है वो दे रहा है, तो कोई नया कुछ सोच ही नहीं सकता, नहीं सोच सकेगा। कोई यहाँ इनोवेशन हो ही नहीं रहा है। कौन करता है? वो भूखी नहीं है, क्योंकि उनको दाना मिल रहा है, तो टाइम महीने में 25 किलो ये मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, खाओ पियो, बस जुआ खेलो, इधर घूमो उधर घूमो और सो जाओ। हाँ। इसीलिए यही समस्या यहाँ आ रही है, क्योंकि डोनेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए गायों की हालत और ज़्यादा खराब है। मगर अगर डोनेशन की जगह पर अगर हम उसको सेल्फ सस्टेनेबल करें, भाई मैं डोनेट, जैसे मैं अपनी बात करूँगा, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है, गर्व है कि 17 साल में मैंने कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट की नहीं ली, एक भी सब्सिडी नहीं ली, गवर्नमेंट का कोई ग्रांट नहीं लिया, कोई एक चवन्नी का भी डोनेशन नहीं लिया, मतलब 25 पैसा भी मैंने डोनेशन। तो कोई चाहता है आपके यहाँ डोनेट करना तो भी आप मना हम उनको बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स, बाजू में और गौशाला है, या तो हमारा प्रोडक्ट ले लो और दूसरों को बांट दो, तो ये पैसे जो आएंगे अपने आप गाय की सेवा में लगने वाले हैं। बाकी आप खुला डोनेशन कभी लिए ही नहीं लिए, कभी नहीं लिए। तो इससे क्या होता है कि आप में वो भूख जगती है कि मैं कुछ करूं। जैसे मैंने मिल्क पाउडर प्लांट बनाया, तो ये पाउडर प्लांट बनाते समय मुझे, मतलब मेरा मन में ये था उस समय कि यहाँ बहुत दूध है, हम जहाँ हैं वहाँ बहुत गाय है, देसी गाय बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, पर्टिकुलर जहाँ मैं हूँ, विस्तार में, जसदन में। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि बारिश के बाद बारिश की और ठंडी की फसल आती है, गर्मी में कुछ भी नहीं आता, रवि पाक कुछ भी नहीं आता, रवि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गर्मी की फसल में। तो लोग क्या है, पशुपालन ज़्यादा करते हैं, हरा घास कर लेते हैं, गायों को खिलाते हैं, दूध से उनका जो जीवन चल जाता है, दूध बहुत है। मैंने ये सोचा कि दूध जो है बड़े शहरों में पहुँचाना लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा है, तो मिल्क पाउडर क्यों ना करें, क्योंकि इंडिजिनस ब्रीड में, गिर ब्रीड में कोई काम कर नहीं रहा है। तो मैंने बहुत ढूंढा लगभग 2 साल तक मैंने पूरी प्रयास करके ढूंढा, तब मुझे जाकर कहीं से टेक्नोलॉजी मिली कि स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी। मिल तो रही थी, मगर उसमें था कोई 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, उससे नीचे नहीं मिल रहा था, उससे नीचे नहीं मिल रहा था। ये फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? दूसरी नहीं, ये नहीं है, हमारा जो है स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी है। फ्रीज ड्राइंग में क्या है, देखिए बेसिकली मैं बताऊँ, हम लोग एक्चुअली ट्रैक चेंज करते करते तो जा रहे हैं। फ्रीज ड्राइंग में समझ यार, एक भारत में ट्रेडिशनल क्या है, हम लोग दूध गर्म करना पसंद करते हैं, हाँ, और फ्रीज ड्राइंग का अर्थ ही नहीं रहता। जब दूध आप एक बार 100 डिग्री गर्म करोगे तो उसके जो न्यूट्रिशन को आपने बचाने गए थे फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस में, वो तो आपने खत्म ही कर लिया। हाँ, गर्म कर रहे हैं तो 100 पे कर रहे हैं, तो 110 120 में तो स्प्रे ड्रायर में ड्राई हो जाता है मिल्क पाउडर। तो मतलब ज़्यादा कुछ न्यूट्रिशन जो है लॉस नहीं होगा इसमें, इसका प्रोटीन का ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होता है, तो बेटर है ये टेक्नोलॉजी, ज़्यादा बेटर। तो मैंने मतलब बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। तो आपने रिसर्च किया तो 25-50 करोड़ के नीचे मिल नहीं रहा था, फिर आपने खुद डेवलप किया, जा करके करते 1 करोड़ तक में मुझे मिला। अरे, तो मैंने 1 करोड़ का खर्च कर लगाया, उसमें भी मैंने गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी, बैंक लोन कुछ भी नहीं लिया, कुछ नहीं, डायरेक्ट पेमेंट करके उसको क्लियर कर दिया। उससे ही मैंने ये कर लिया था, किस्त कर ली थी, थोड़ा सा किस्त में दूंगा मैं तेरे को, काम मेरा ऐसा है।
मेरे पे विश्वास है, तू कर दे। तो बोले ठीक है कर दीजिए। तो फिर उसने साल भर की किस्तें कर दी थी, उन्होंने चुका दिया। तो भी बहुत बड़ी बात है ये वाला चीज, क्योंकि लोग कुछ भी ये स्कीम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आज कोई भी बिजनेसमैन है वो देखेगा सब्सिडी कितना मिलेगा, लोन कहाँ एटलीस्ट 50-60% सब्सिडी हो तब जाके वो आगे बढ़ता है कि सब्सिडी आज मिल खुशी जाए। ये है कि इस समय भी गो कृपा प्रोडक्ट के ऊपर एक भी लोन नहीं है, हमारा कोई डेट नहीं है, कोई लोन नहीं, कोई डेट नहीं कोई है, डेट और नहीं। वो कारवा ऐसे ही चल बस रहा है। चल रहा है। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप सेल्फ सस्टेनेबल बन पाएंगे। मतलब वापस वहीं चलते हैं कि हाँ। बिना दूध की गायों के पास भी जाकर के आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मेरा यही प्लान है। आपने मोटा मोटा क्या सोचा, जैसे बिना दूध की गाय रखें तो उसके गोबर गौमूत्र पे ही सारे प्रोडक्ट बेस सारे बना के product base उससे बनाना है। उसको ही सेल करना उसको है। सेल करना। फर्टिलाइजर्स और सब आ गए उसमें, सब आ गया। जबरदस्त है। ये एक मॉडल होगा। बूढ़ी गाय हाँ और बछड़े, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसमें मुझे ग्वाले नहीं रखने पड़ेंगे। मैं थोड़ा हाँ, टेक्नोलॉजी पे जाऊंगा, मशीनरी पे जाऊंगा कि भाई उनकी फीड को उनको कितना खाना लगता है, क्या क्या उनका पैटर्न है खाने का। हाँ जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है कर रहे हैं, वो बोलते रात को 9 बजे में उसको उसके जो ऊपर वो बोलते हैं ना, जो जहाँ वो खाना डालते हैं उनका क्या बोलते हैं आप हिंदी में उसको, हाँ गमान। हाँ तो पूरे भर देते हैं। हाँ तो बोलते हैं वो कितना खा रहे हैं, मतलब कितना वेस्ट कर रहे हैं। सुबह तक देखते हैं कितना इसमें से बच रहा है। तो उसके हिसाब से फिर वो ऊपर नीचे करते करते पैरामीटर सेट करते हैं कि रात भर में 10 बजे 12 बजे तक खूब खाए, दिन भर कुछ नहीं देना उनको, पानी देना है एम्पल मात्रा, फिर रात को खाना देना एक टाइम, क्योंकि उनको क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन करना नहीं है। ऐसा बोला जाता है जैसे गाय रात को कोई भी प्राणी हो गया या कि कोई भी जीव हो गया उसको रात को खाना नहीं मतलब देना, रात मतलब शाम का कहना, शाम का, हाँ, मैं या वही सुबह, मतलब कुछ भी एक सेट कर लेंगे, एक सेट कर लेंगे। या हाँ सुबह उनको भरपूर दे देंगे, उठ के जितना खाना है उतना खा लो। हाँ। फिर दिन भर उनको घूमना दिन है, भर कोई दिक्कत या नहीं, हाँ। लगेगा तो शाम को थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं जैसे हमारा हम लेते हैं कि भाई थोड़ा सा उनको हल्का सा शाम को भी सा दे और दे देंगे। दिया, हाँ। तो वो हमारा मतलब एक R&D का विषय है। हाँ। तो उससे क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा लेबर नहीं लगेगी। लेबर नहीं लगेगी, दूसरा उनका गोबर उठाने के लिए हम जो है कुछ टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। गौमूत्र को भी हम कलेक्ट करने की टेक्नोलॉजी यूज करना, जो मेरे माइंड में है। मैं भी वो हाँ, वो 100% पहले आप मेरे पास है नहीं, पहले इसलिए मैं रिसर्च उसको करके आप पहले इम्प्लीमेंट करें तो आप लोगों फिर को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली जो हाँ। सक्सेस हुआ वो लोगों को मैं सबको बता सकते हैं। बताऊंगा। हाँ। तो ये विचार है कि कम से कम लोगों में हम कम से कम अभी 100 से शुरू करेंगे, 100 से। तो 100 को हम कैसे करते, तो हमारा इच्छा है 100 से जाकर शुरू के, में 100 कोई छोटा नंबर नहीं है। नहीं 100 से हमारा मतलब 10,000 तक का टारगेट है, 10,000 तक जाने का टारगेट है। तो बहुत करना यही है हाँ। कि उससे हम प्लास्टर से लेकर के, ईंट से लेकर के, जो कुछ चीजें डेकोरेटिव चीज बनते हैं उससे लेकर के, गोबर खाद से लेकर के सब कुछ। यहाँ पे आपको नहीं लगता इसमें मैन पावर की कमी आएगी? जैसे कई लोग हैं जो गोबर से जो डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट्स, या आप जो डेकोरेटिव आइटम्स की बोल रहे हैं, वो उसमें मैन पावर इजीली मिल जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपको देना कैसे होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे पास तो अभी 25 लोगों का स्टाफ है। हाँ गांव में अभी भी वो समस्या नहीं है मैन पावर की उतनी। हाँ, गांव में लोगों ये को- समस्या नहीं है जितनी सिटी गांव में अभी लोग छांव का काम ढूंढ रहे हैं। कि छाँव में आराम से बैठ के मैं बैठ काम कर करूं, रात को मस्त जाके घर पे खाऊं पीऊं सो जाऊं। अभी भी हमारे यहाँ लेबर की कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब और तो सारा आपको स्टाफ आनंद ही रहेगा, 15-15 साल पुराना स्टाफ है हमारे पास, अभी भी हमारे साथ कंटिन्यू काम है। कर रहे हैं। तो ऐसा एक संकल्प या ऐसा एक विचार के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जिनकी गौशाला है वो तो जो गाय दूध देना बंद कर देती है उनको तो पांजरपोल में छोड़ देते हैं। तो ये सुन के प्रेरणा लेना चाहिए कि उनको भी अपनी गौशाला में रखना चाहिए, स्थान देना चाहिए। यहाँ पे आप वो मैसेज देना चाहिए उस यूथ को जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है कि वो इसमें कैसे आगे बढ़ सके, क्योंकि कई यूथ इसमें यही देखता है, जैसे आपने पहले बात किए थे कि पैसा लगा के सबसे पहले गौशाला बना दे, गाय ला दें, फिर सोचेंगे। तो आपके हिसाब से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि अगर इस फील्ड में आप आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, मगर मेन एम आपका दूध और घी मत रखना। अगर दूध और घी आपने मेन एम रखा तो आप गाय कभी के नहीं साथ कभी सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे। उसका मैंने प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में देखा है। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में कोई दूध बेचता नहीं था, दूध बेचा नहीं जाता। शास्त्रों के पन्ने पलट लेंगे दूध तो आप देखेंगे, भागवतम से देखेंगे, जब कृष्णा जब रहते थे तो दूध मथुरा नहीं जाता था। वो कहावत बोल दी है, दूध बेचना पूत दूध और बेचने के पूत समान नहीं है। बेचना चाहिए, दूध और पूत बेचना एक समान है। मतलब पुत्र को बेचना और दूध को बेचना। और गांव में हम देखते थे दूध लोग नहीं बेचते थे, घी बनाते थे, छाछ फ्री में दे देते थे। तो मेन व्यवसाय घी का ही था, और घी का व्यवसाय करने के लिए शास्त्रों में बहुत मतलब उसको वाहवाही कही गई है, अच्छी चीज है। मैं भी पहले दूध बेचने की फिराक में था, मगर अभी मतलब मुझे ज्ञान हो गया, ब्रह्म बाय ज्ञान, प्रोडक्ट है कि ये काम करने जैसा नहीं। हम अहमदाबाद में भेजते थे, सब बंद कर दिया, क्योंकि वो रोज रोज का है और थोड़ा सा मतलब हेजल्स वाला चीजें हैं। जितना हो सके उतना आप ध्यान दीजिए, गोबर में, गौमूत्र में और चीजें कुछ बना लीजिए। अगर आपके दूध वाली गाय भी रखो तो कोई बुरी बात नहीं है, ब्रीडिंग अच्छी ब्रीड्स भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड है।
कुछ लोग ब्रीडर्स बनना चाहते हैं, दैट इज वेरी गुड, ब्रीड लाइन में भी जा सकते हैं, अच्छी ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, सुधार रहे हैं। अच्छी मिल्क वाली गाय भी रख सकते हैं, मतलब दूध का काम भी कर सकते हैं, मगर आपको दूध के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, और उससे केवल डिपेंडेंट रहोगे तो यू विल नॉट गोइंग टू सक्सेस। तो दूध से तो आपको कोई प्रॉफिट होगा नहीं, मेन प्रॉफिट है वो तो जो एक गाय से दूसरी गाय आएगी वो प्रॉफिट है आपका, बच्चा आएगा गाय बड़ी वो एक आपका प्रॉफिट है, और एक प्रॉफिट आपका है वो गोबर गोमूत्र से जो है वो 100% आपका प्रॉफिट। हाँ, जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहे, कोई ब्रीडिंग के डायरेक्शन में जाए तो अच्छी अलग बात, बात बहुत है, अच्छी बात। और कोई मिल्किंग पंचगव्य के वाले फील्ड में जाए तो अलग बात है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोजेक्ट में हमारी आशा है कि आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो ड्राई गाय वाला आपने बताया। तो जय गौ माता आपका। जय गौ माता। धन्यवाद, आप यहाँ आए समय निकाल कर, आपको और आपकी पूरी टीम को हमारे खूब खूब धन्यवाद, देखने वाले दर्शकों को भी खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौ माता।